एपिसोड 185 ओरलैंडो के हालचाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में देखा कि जो हुनियो था ना वो बुरी तरह से हार जाता है, जिस वजह से हुनियो वहां पर चलता है तो वहां पर अपने क्लैन के एक बुड्ढे को बुला लेता है, मतलब कि दूसरे नंबर के ट्यांगजोंग आ जाता है वहां पर। अब इसके बाद जैसे ही हमारा जान दूसरा ट्यांगजोंग को दिखता है तो हमारा जान यूनर से कह देता है कि तुम कुछ देर इससे फाइट करो, और भाई हमारा जान पीछे हट जाता है कमल को बनाने के लिए। और फिर इसके बाद हमें यूनर और दूसरे नंबर वाले ट्यांगजोंग की लड़ाई को बताया जाता है, और वहीं दूसरे नंबर का ट्यांगजोंग चलता है तो यहाँ पर एक पावरफुल टेक्निक का उपयोग कर यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंकाल बना देता है। और अब आगे पिछली वीडियो में देखा था कि हमारी यूनर थी ना, उसने एक बहुत बड़ा अपनी इस चौथे नंबर की हेवनली फ्लेम से जाल बना दिया था। अब इतने में इस सामने वाला कंकाल चलता है तो इस जाल पर एक मुक्का मार देता है, जिस वजह से इस जाल में लहरें फैलने लगती हैं। और तो और इस जाल था ना जो कि किसी मछली के जारे जैसा दिख रहा था, और तो और ये किसी पर्दे जैसा दिख रहा था। उस कंकाल का मुक्का इस पर्दे पर पड़ता है ना तो इस पर्दे में लहरें उठने लगती हैं, और तो और लहरें बनने के साथ साथ यहाँ पर धरती भी हिलने लगती है। लेकिन इतने में हमारी यूनर महसूस करती है कि उसका जाल कमजोर होता जा रहा है, इसलिए अब यूनर चलती है तो अपने हाथों में थोड़ी बहुत और सील बदलती है, और सील बदलती यूनर के शरीर से दोबारा से गोल्डन कलर की रोशनी निकलती है और ये 10 पिलरों में कन्वर्ट होकर इसी जाले में मिल जाती है। अब ये जाला चलता है तो ये कंकाल था ना इसे चारों तरफ से लपेट लेता है, मतलब कि एक प्रकार से कहा जाए तो ये कंकाल इसी जाले के अंदर फंस जाता है। अब जैसे ये कंकाल इस जाले के अंदर फंसता है ना तो ये जाल चलता है तो ये अपनी पावर को बढ़ाता है। अब जैसे ये पावर बढ़ती है ना तो कंकाल वहां पर जलने लगता है, और तो और इस कंकाल का जो कारा कूड़ा था ना वो भी वहां पर धीरे धीरे भस्म होने लगता है। और भाई साहब जब आस पास के लोग यहाँ पर चौथे नंबर की हेवनली फ्लेम को, मतलब कि चौथे नंबर की हेवनली फ्लेम की पावर को देखते हैं ना तो वो थोड़े हैरान हो जाते हैं कि इतनी खतरनाक हेवनली फ्लेम। और भाई गुयू भी अपने कंकाल की ऐसी हालत देख रहा होता है और वो मन में सोच रहा होता है कि सच में इस चौथे नंबर की हेवनली फ्लेम तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर मुझे इस बात का डर नहीं होता कि ये हेवनली फ्लेम मेरी डाउकी को खा जाएगी, मतलब कि मेरी शक्तियों को खा जाएगी, तो मैं इस कंकाल में बेइंतहा शक्तियों को भरकर इसे दोबारा से मजबूत कर सकता था। लेकिन अब इतने में यहाँ पर गुयू चलता है तो यहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहने लगता है कि भले ही तुम्हारी ये हेवनली फ्लेम शक्तिशाली है लेकिन आप इसकी पूरी ताकत का उपयोग नहीं कर सकते। मैंने इस हेवनली फ्लेम के बारे में सुना है कि जिस पहले बंदे ने इस हेवनली फ्लेम को प्राप्त किया था ना उसने एक पूरे डाउ शेंग द्वारा बनाए गए क्षेत्र को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था इसी हेवनली फ्लेम से। और भाई साहब यह कहकर गुयू चलता है तो अपनी आंखों में एकदम चमक ले आता है। अब इतने में गुयू चलता है तो यहाँ पर अपने हाथों में सील बनाता है और अजीब सी चीख निकालता है। अब जैसे यहाँ पर गुयू की चीख निकलती है ना तो हमें इस काले कंकाल को बताया जाता है जिसके अंदर से भयानक मात्रा में काला कूड़ा निकलने लगता है, और तो और इस काले कूड़े से अजीब अजीब सी चीखें भी सुनाई देने लगती हैं। अब इतने में हमें आसपास के लोगों को बताया जाता है जो कि इस काले कोरे को गौर से देख रहे होते हैं। अब जैसे ये आसपास के लोग ये देखते हैं कि इस काले कोरे में बहुत सारी आत्माएं मिली हैं तो ये थोड़े हैरान हो जाते हैं। लेकिन अब ये आत्माएं चलती हैं तो यहाँ पर ये फटने लगती हैं, छोटे छोटे धमाके करने लगती हैं, जिस वजह से इस सुनहरे कलर के जाल में भी हलचल होने लगती है। और भाई साहब लगातार छोटे छोटे ब्लास्ट के कारण इस जाल भी टूटने लगता है। अब ये जाल जैसे ही थोड़ा बहुत टूटता है ना तो यहाँ पर गुयू चलता है तो दोबारा से अपने हाथों की सील बदलता है, और उसकी हाथों की सील बदलती ही ये 10,000 फीट का कंकाल था ना ये सुकड़ता है और 100 फुट में तब्दील हो जाता है, मतलब कि 100 फुट में बदल जाता है। हालांकि इस कंकाल का शरीर सुकड़ गया, मतलब कि ये कंकाल छोटा हो गया था, लेकिन अब कंकाल के शरीर से और भी ज्यादा काला कूड़ा और भयानक मात्रा में ठंडी शक्तियां निकलने लगती हैं। लेकिन अब इतने में हमें 100 फुट का कंकाल बताया जाता है। अब इतने में ये कंकाल चलता है तो अपना सिर उठाता है, और सिर उठाने के बाद हमारी यूनर की ओर देखकर गुयू की आवाज में कहता है कि लड़की बस देखो कि मैं तुम्हारी इस अग्नि संरचना को कैसे नष्ट कर देता हूँ। और भाई साहब जैसे उस कंकाल से गुयू की आवाज आती है ना तो यहाँ पर आसपास के लोग कहने लगते हैं कि ये गुयू कंकाल से अपनी आत्मा को मिलाने में कामयाब रहा है। और जैसे हमारी यूनर भी आसपास के लोगों की ऐसी बातें सुनती है तो यूनर चलती है तो उसी दिशा में दिखने लगती है जहाँ पर पहले गुयू ठड़ा हुआ था। अब जैसे ही हमारी यूनर की नजर गुयू की बॉडी पर पड़ती है ना तो हमारी यूनर देखती है कि गुयू की बॉडी एकदम शांत खड़ी हुई है, और तो और गुयू की बॉडी में आंखें भी उपलब्ध नहीं है, मेरे ख्याल से आंखें गायब हो चुकी हैं, ठीक है। लेकिन दूसरे पर यूनर चलती है दोबारा से
गुयू की बॉडी को देखने के बाद दोबारा से उसी कंकाल पर ध्यान लगा लेती है। अब इतने में एक कंकाल चलता है, मतलब कि गुयू का कंकाल चलता है, तो यहाँ से गायब होकर हमारी यूनर ने जो अग्नि का फॉर्मेशन बनाया था ना उसके कोने पर चला जाता है। अब कोने पर जाने के बाद गुयू चलता है तो उसकी जो हाथ की हड्डियां थी ना, उन हड्डियों से मतलब कि अपनी हड्डियों वाला मुक्का इस अग्नि संरचना में जड़ देता है। अब जैसी गुयू का मुक्का मतलब कि गुयू के कंकाल वाला मुक्का इस अग्नि संरचना से पड़ता है ना, तो यहाँ पर एक बूम आवाज आती है और दूसरे पल ही जो हमारी यूनर का जो अग्नि संरचना थी ना वो वहां पर नष्ट हो जाती है। अब जैसे ही गुयू यहाँ पर यूनर के अटैक को नष्ट कर देता है ना, तो गुयू चलता है तो हमारी यूनर की ओर देखकर यूनर से कहने लगता है कि लड़की, अगर तुम बानसेंग लेवल पर होती तो शायद मुझे तुम्हें हराना मुश्किल होता, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अभी तुम बानसेंग लेवल पर नहीं हो, इसलिए तुम मुझे नहीं हरा सकती। और भाई यूनर जब गुयू की बात सुनती है ना, तो यूनर चलती है तो वो भी गुयू से कहने लगती है कि मेरा इरादा तुम्हारे हराने का नहीं था, मेरा इरादा सिर्फ तुम्हें कुछ देर उलझाने का था, तो वो मैंने कर दिया। और भाई साहब यूनर है कहती पलक झपकती वहां से गायब हो जाती है और हमारे जान के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। और भाई साहब अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जिसके हाथ में एक 5 रंगों वाला कमल घूम रहा होता है, और तो इस कमल से भयानक मात्रा में शक्तियां भी निकल रही होती हैं, जिससे आसपास का स्थान मतलब कि जिस स्थान पर हमारा जान खड़ा था ना, और इस कमल से शक्तियां निकल रही थी, उस वजह से आसपास का स्थान भी तरकने लगता है। बोला जाए तो बिजली जैसी लहरें निकलने लगती हैं। अब जैसे यहाँ पर गुयू, और हाँ गुयू फिलहाल के लिए कंकाल के अंदर है, ठीक है, जैसे यहाँ पर कंकाल वाला गुयू जान को देखता है ना, तो वो देखने के बाद हमारे जान से कहता है कि ये शायद वही चीज है जिसे आपने हेवनली फ्लेम से मिलकर बनाया है, सॉरी मतलब कि मिलाकर बनाया है। मैंने तुम्हें इतना समय दिया है, उम्मीद है कि ये तुम्हारी चीज मुझे निराश नहीं करेगी। और हाँ एक और बात, हमारे जान ने जो अभी हाल कमल बनाया है ना, वो 5 रंगों की रोशनियों से बना है। इनमें से मेरे ख्याल से 4 तो है हेवनली फ्लेम और 1 है नकली हेवनली फ्लेम, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर जान गुयू की बात सुनता है ना, तो वो गुयू से भी कहने लगता है कि तुम आराम करो, मैं तुम्हें निराश बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और भाई साहब यह कहती है हमारे जान के चेहरे पर एकदम प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। अब इतने में जान चलता है तो यूनर से कहता है कि तुम पीछे चली जाओ, और भाई यूनर चलती है तो जान की बातें सुनकर जान को थोड़ा सावधान रहने की कहकर यहाँ से पीछे हट जाती है। अब जैसी गु किंग यान यूनर को अपने पास आता हुआ देखता है ना, तो गु किंग यान चलता है तो वो भी जल्दी से अपने ग्रुप मतलब कि गु कबीले के लोगों को आदेश दे देता है कि हमें भी पीछे हट जाना चाहिए। और यह कहती यूनर, गु किंग यान, जान का ग्रुप और यूनर का ग्रुप तुरंत की तुरंत पीछे हट जाती हैं। अभी पीछे हटते ही हैं तभी यहाँ पर गुयू चलता है तो वो जोर जोर से हंसने लगता है, और फिर हंसने के बाद हमारे जान से कहता है कि जान शायद तुम्हारे लिए पहली बार है कि तुम किसी बानसेंग लेवल वाले बंदे से लड़ाई कर रहे हो। उस मामले में मैं आज तुम्हें बताऊंगा कि बानसेंग और डाओशेंग के बीच कितना बड़ा अंतर होता है। और भाई जब जान गुयू की ऐसी बातें सुनता है ना, तो जान भी मन में मुस्कुराने लगता है। लेकिन अब इतने में हमारा जान चलता है तो अपनी उंगलियों को हिलाता है, और उसकी उंगलियों को हिलाते ही हमारे जान के हाथ में कमल तेजी से घूमने लगता है, और दूसरे पल ही कमल चलता है तो एक चमकती हुई गेंद में बदल जाता है, और हमारे जान के हाथ से उछलकर तेजी से गुयू की ओर आगे जाने लगता है। हालांकि इससे कोई आवाज तो नहीं आ रही होती है, लेकिन ये कमल जिस जैसे भी गुजरता है ना, वहां पर एकदम आकाश में दरार सी पड़ी जाती थी, मतलब कि दरार पड़ती जा रही होती है। अब जैसे ये कंकाल मतलब कि गुयू जिस कंकाल में था ना, वो वाला कंकाल इस कमल को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना, तो ये गुयू चलता है तो यहाँ पर तो जोर से चिल्लाकर कहता है 10,000 सोल स्थिर कवर, सॉरी कवच, और इंग्लिश में बोला जाए तो 10,000 सोल बून आर्मर। अब जैसे ये बुढ़ा अपने मुंह से आवाज निकालता है ना, तो काले कोरे की लहर चारों तरफ से निकलने लगती है, मतलब कि इसके शरीर से निकलने लगती है, और तो और इस काले कोरे में से अजीब अजीब सी आवाजें भी आने लगती हैं। और भाई कुछ ज्यादा पावरफुल लोग जो यहाँ पर थे ना, वो जब इस काले कोरे को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये काला कोरा नहीं बल्कि बहुत सारी आत्माएं हैं। अब इतने में सारी की सारी आत्माएं चलती हैं, मतलब कि ये काला कोला चलता है तो इस कंकाल से चिपकने लगता है, और भाई साहब पलक झपकते ही हमें दिखता है कि ये कंकाल के ऊपर एक काले कलर का कंकाल का ढांचा बन गया है, बोला जाए तो कवच बन गया है, जो कि मेरे ख्याल से आत्माओं का बना होता है। और तो और इस कवच में हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े भी लगे होते हैं, और तो और इन हड्डियों के टुकड़ों पर बहुत ही ज्यादा क्रूर चेहरे भी बने हुए होते हैं, और तो और दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि मानो 100 फीट बड़ा एक बहुत ही बड़ा क्रूर चेहरा बना हुआ है इस कवच पर। और तो और ये चेहरा दिख रहा है ना, एक बहुत ही ज्यादा दर्द से भरा दिख रहा है। और भाई साहब किसी को देखकर इस मतलब की गुयू ने जो अपने ऊपर कंकाल का कवच चढ़ाया है ना, उसे देखकर कोई भी व्यक्ति डर जाएगा, मतलब कि उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर गुयू एक कवच बना लेता है ना, तो यहाँ पर एक जान की ओर दिखता है और जोर से चिल्लाकर कहता है कि जान
यह बुजुर्ग देखना चाहता है कि तुम्हारे इस कमल में इतनी पावर है क्या जो मेरे 10,000 सोल स्टेज कवच को तोड़ सके। या फिर उन लोगों ने जो कहा है, मतलब कि उन बेकार लोगों ने जो कहा है वो झूठ है। और भाई साहब गुयू की ये आवाज पूरे आसमान में गूंज पड़ती है। अब भाई साहब गुयू की यहाँ पर आवाज गूंजती है, तब ये कमल चलता है तो जोरदार तरीके से इसी कवच से टकरा जाता है, धड़ा। अब जैसे ये कवच से टकराता है ना कमल, तो यहाँ का मामला एकदम शांत हो जाता है। मतलब कि नीचे जितने भी बंदे थे ना वो एकदम शांत पड़ जाते हैं। और तो और ऐसा लगने लगता है कि मानो हवा भी यहाँ से एकदम गायब हो चुकी है वो। हालांकि ये शांति सिर्फ एक पल के लिए रहती है। और भाई साहब दूसरे पल ही रूह कपा देने वाला एकदम धमाका होता है, ब्लूम। और भाई साहब इस आवाज के साथ ही यहाँ पर 10,000 फुट ऊंची आग की लहर फैल जाती है, भयानक तूफान आने लगते हैं। और तो और जो बादल था ना, अंतरिक्ष था, वहां पर भी बहुत सारे गड्ढे हो जाते हैं। जैसे कि चलनी में गड्ढे होते हैं ना, इस प्रकार से गड्ढे हो जाते हैं। रेत उड़ने लगती है और चट्टानें धूल में बदल जाती हैं। और तो और यहाँ पर सभी लोग अपनी आंखों से ये देख सकते हैं कि जमीन 10,000 फुट तक छिल गई है। और तो और जमीन के अंदर बड़ी बड़ी दरारें भी पड़ गई हैं। और ऐसा लगने लगता है कि मानो जमीन पर भूकंप आ गया हो। और हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये सब इसमें लिखा है, ठीक है। अब जैसे ये परिवर्तन होते हैं ना, तो यहाँ पर जितने भी लोग थे ना, सभी के चेहरे एकदम पीले पड़ जाती हैं। जीव फैन, उन्हों और बाकी के लोग भी एकदम चिंता में आ जाते हैं। इन सभी लोगों में से कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि जियान 2 डाउजों के 9 स्टार के 9 स्टेज पर होने के बाद इस तरीके से हमला कर सकता है। और तो और इस तरीके का हमला एक मीडियम लेवल की टियान क्लास की टेक्निक से भी ज्यादा है। अब इन सारी बातों के बाद हमें यहाँ पर बताया जाता है कि जो जू फैन ने यहाँ पर कवच चढ़ाया था ना, वो हमारे जियान के अटैक के प्रभाव के कारण टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है। और जैसे ये कवच टूटता है ना, तो जू फैंग के मुंह से ब्लड की उल्टियां होने लगती हैं और उसका चेहरा एकदम पीला पड़ जाता है। और यहीं आसपास जितने भी लोग थे ना, मतलब कि जितने भी आदमी थे, वो जब ये देखते हैं कि ये आग की लहरें उनकी ओर आ रही हैं, तो वो तेजी से पीछे हट जाती हैं। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जो कि आकाश में खड़ा हुआ होता है और इस बेहद खूबसूरत आग के नजारे को देख रहा होता है। लेकिन हमारी जान की अभिव्यक्ति एकदम शांत होती है, क्योंकि यह पहली बार था कि जियान ने किसी बान सेंग लेवल वाले बंदे पर अपने इस तरीके का हमला किया है। हालांकि हमारा जान ये जानता है कि बान सेंग लेवल कितना ज्यादा पावरफुल होता है, और अगर उसे आसानी से, मतलब कि इस लेवल वाले बंदे को आसानी से हराया जा सकता, तो शायद इस दुनिया में इस लेवल की कोई कदर ही नहीं होती। अब इतने में हमें इस आग के तूफान को बताया जाता है, मतलब कि आग की लहर को बताया जाता है, जो कि धीरे धीरे गायब होने लगती है, मतलब कि कमजोर पड़ने लगती है, और कमजोर होने के बाद धीरे धीरे गायब होने लगती है। और तो और जैसे ये आग की लहर यहाँ पर गायब होने लगती है ना, तो अंतरिक्ष में जो छेद हुए थे ना, वो भी धीरे धीरे पहले जैसे होने लगते हैं। और यही हमारा जान भी इस तूफान के बीच में गौर से देख रहा होता है कि आग के तूफान के बीच में क्या चल रहा है। अब देखते ही देखते ये तूफान धीरे धीरे हटने लगता है और एक 100 फुट बड़ा काले कलर का कंकाल सभी के सामने दिखने लगता है। और भाई साहब जैसे हून कबीले के लोग वहां पर उस काले कंकाल को एकदम सही सलामत खड़ा हुआ देखते हैं ना, तो उनके चेहरे पर एकदम मुस्कुराहट आ जाती है और वहां पर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं वो कि ये कंकाल, मतलब कि एल्डर का कंकाल जियान का हमला झेलने में कामयाब रहा। और भाई दूसरी ओर जब सभी लोग ये देखते हैं कि उस कंकाल को जियान के अटैक से किसी भी प्रकार से कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, तो ये लोग चलते हैं, तो ये बान सिंह लेवल वाले बंदे की ताकत को और भी ज्यादा मानने लगते हैं। और भाई हमारा जान भी थोड़ा हैरान हो जाता है कि वो इस काले कंकाल को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सका, मतलब कि हमारे जान का कमल गुयू को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सका। लेकिन अब अदने में हमारे जान चलता है तो गौर से, और भी ज्यादा गौर से उस कंकाल को देखने लगता है। वो देखता है कि जो कंकाल के ऊपर जो कवच चढ़ा हुआ था ना, उस पर क्रैक क्रैक आने लगता है, मतलब कि चटचटाने की आवाज आने लगती है। अब इतने में इस कंकाल के शरीर के ऊपर जो कवच चढ़ा हुआ था ना, उसका एक टुकड़ा गिरता है और नीचे जमीन पर जान कर पड़ता है, धड़ाक। अब इतने में ही जैसे ये टुकड़ा कंकाल के कवच से गिरता है ना, तो आसपास के लोग सभी के सभी इस कंकाल को देखने लगते हैं। अब देखते ही देखते इस कंकाल के कवच में पूरी तरह से दरारें पड़ने लगती हैं, और फिर एक समय बाद ये हड्डियों का कवच चढ़ता है, तो एक धमाके के साथ ब्लास्ट हो जाता है और चारों तरफ बिखर जाता है। अब जैसे ये हड्डी का कवच टूटता है ना, तो हून कबीले के लोग जो खुशी बना रहे थे, उनके चेहरे एकदम सदमे के मारे भर जाते हैं। अब जैसे ये कंकाल का कवच टूटता है ना, तो हमें कंकाल को दिखाया जाता है। अब जैसे यहाँ पर हुनियों का ग्रुप इस कंकाल को दिखता है ना, तो वो दिखता है कि इस कंकाल के पूरे शरीर पर दरारें पड़ चुकी हैं। लेकिन इतने में हमें बताया जाता है कि इस कंकाल में अभी हाल, मतलब कि कुछ समय पहले ही जो हरी रोशनी इसकी आंखों में जल रही थी ना, वो अचानक गायब हो जाती है। अब जैसे इस कंकाल के हरे कलर की आंखें गायब होती है ना, तो ये कंकाल चलता है तो यहाँ से धूल के रूप में कन्वर्ट होकर गायब हो जाता है। अब जैसे ये कंकाल धूल में बदलता है ना, तो गुयू जो शरीर को पीछे छोड़ा आया था ना, उसके शरीर में हलचल होती है और
गुयू की आंखें अभी जो खाली थी ना उसमें दोबारा से हरे कलर की चमक आ जाती है। लेकिन जैसे ही इन हरे कलर की आंखों में चमक आती है ना तो गुयू की मुंह से ब्लड की उल्टियां होने लगती हैं और तो और गुयू का चेहरा भी पीला पड़ जाता है। लेकिन अब इतने में गुयू चलता है तो अपने मुंह से ब्लड को पहुंचता है और जान की ओर देखकर वहां पर कहता है कि जान ठीक है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे सभी लोग तुमसे हारने के बाद वापस लौट गए। जान तुम्हारे पास सचमुच कुछ क्षमता है, भले ही आज तुमने मुझे गंभीर रूप से घायल कर दिया है, फिर भी मैं तुम्हारी इस छोटी सी जान को लेने के लिए एकदम तंदुरुस्त हूँ। अब भाई साहब गुयू यह चिल्लाकर कहने ही वाला होता है, मतलब कि कहता ही है, तभी गुयू देखता है कि उसकी ओर एक सुनहरी कलर की मुट्ठी तेजी पर उस पर हमला करने के लिए आ रही है। अब जैसे गुयू ये देखता है ना कि एक मुट्ठी उसकी सिर पर हमला करने के लिए आ रही है तो गुयू वहां पर थोड़ा हैरान हो जाता है। लेकिन दूसरे पल ही वो दोबारा से ठीक होता है और तेजी से अपने हाथ को आगे लाकर उस गोल्डन कलर की मुट्ठी पर हमला कर देता है, जिस वजह से गुयू यहाँ पर एक कदम पीछे हो जाता है और वहीं एक गोल्डन कलर की मुट्ठी जिसकी थी ना वो 1 दर्जन से अधिक कदम लड़खड़ाते हुए पीछे हो जाता है। अब जैसे ही यहाँ पर गुयू का हमला उस मुट्ठी से टकराता है ना, मतलब कि जान की मुट्ठी से टकराता है ना, तो जान पीछे तो घिसट जाता है। लेकिन फिर इतने में जान देखता है कि उसकी मुट्ठी आधा इंच भीतर जा चुकी है, मतलब कि जो हमारे जान की सोने की मुट्ठी थी ना जिससे वो गुयू पर हमला कर रहा था, जब गुयू ने उस मुट्ठी पर हमला किया था ना तो जान की मुट्ठी है ना उस पर एक बहुत बड़ा डेंट लग गया था, बोला जाए तो आधा इंच गहरा डेंट लग गया था। अब भाई साहब यहाँ पर जब ये देखता है कि जान ने उस पर हमला कर दिया था तो वहां पर वो जान से कहने लगता है कि जान, भले ही मैं जख्मी हो गया हूँ लेकिन तुम्हें मेरे लिए मारना इतना आसान नहीं होगा, मतलब कि तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं मार सकते, तुम्हारे अंदर अभी भी बहुत ही ज्यादा खामियां हैं मुझे मारने के लिए। अब यह कहते ही गुयू चलता है तो और भी हमारे जान से कहने लगता है कि चूंकि आप पहले ही इस कमल का उपयोग कर चुके हैं जिस कमल पर आपको सबसे ज्यादा विश्वास था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब आप चुपचाप मेरे साथ हून क्लैन में चलें। हालांकि यहाँ पर गुयू एक कह रहा होता है लेकिन उसके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा क्रोध होता है, क्योंकि वो इस बात की उम्मीद नहीं कर सकता था कि कोई युवा पीढ़ी का कोई साधारण सा लड़का उसे गंभीर रूप से इस प्रकार से घायल कर सकता है। हालांकि गुयू यहाँ पर ये भी जानता था कि वो थोड़ा अहंकारी हो गया था, लेकिन अगर उस अग्नि कमल से उसकी आत्मा नहीं बच पाती तो शायद वो यहीं ठिल जाता। हालांकि वो भाग्यशाली रहा, उसे कुछ ऐसी चोटें लगी हैं जो कि समय के साथ ठीक हो सकती हैं और कुछ चोटें ठीक नहीं हो सकती, लेकिन वो उसकी जान तो कम से कम बच गई। अब यहाँ पर गुयू ये सोचता ही है और सोचने के बाद जान की ओर देखता है और फिर अपने हाथों की मुट्ठी मारता है और जान पर हमला करने के लिए तेजी से आगे जाने लगता है। और वहीं जब हमारा जान गुयू को अपनी ओर इतनी तेजी से आता हुआ देखता है ना तो हमारा जान चलता है तो वो भी गुयू को हमला करने के लिए तैयार ही होता है। तभी हमारे जान के पीछे से एक पोर्टल ओपन होता है। अब जैसे ये पोर्टल ओपन होता है ना तो इस पोर्टल से एक व्यक्ति की आवाज आती है, मतलब कि एक बूढ़े आदमी की आवाज आती है कि गुयू, क्या आप अपनी हैसियत के बावजूद एक युवा पीढ़ी के युवा सदस्य पर हमला करने की सर्वनाक कोशिश कर रहे हो, मतलब कि बेशर्म कोशिश कर रहे हो। और भाई साहब जैसे गुयू ये वाली आवाज सुनता है ना तो गुयू चलता है तो उस पोर्टल की ओर देखता है। अब इतने में इस पोर्टल से हमारे मास्टर याओलाओ बाहर निकल कर आते हैं, मतलब कि द लेजेंडरी मास्टर याओलाओ बाहर निकल कर आते हैं। अब जैसे हमारा जान हमारे मास्टर को देखता है ना तो वहां पर हमारा जान भी कह देता है कि अध्यापक आप यहाँ पर कैसे आ गए। और भाई गुयू भी जब मास्टर याओलाओ को देखता है ना तो भी वहां पर वो गुयू भी कहने लगता है कि याओ चैन। और यहीं दूसरी साइड जब मास्टर याओलाओ हमारे जान की ऐसी बातें सुनते हैं कि मास्टर यहाँ पर कैसे आ गए तो हमारे मास्टर याओलाओ चलते हैं तो वो भी हमारे जान से कहने लगते हैं कि आप बहुत समय से, मतलब कि बहुत लंबे समय से इस प्राचीन क्षेत्र में हैं, इसलिए मुझे चिंता हो रही थी और तो और मुझे तुम्हें वापस ले जाने की भी चिंता हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। अब इतने में मास्टर याओलाओ चलते हैं तो हमारे जान की पावर को महसूस करने लगते हैं। अब जैसे ही मास्टर याओलाओ हमारे जान की पावर को महसूस करते हैं ना तो यहाँ पर मास्टर याओलाओ मुस्कुराने लगते हैं और फिर हमारी जान से प्रसन्नता होकर कहती है कि तुम्हारी पावर सच में बढ़ चुकी है, मैंने जितनी उम्मीद की थी ना उससे कई गुना बढ़ चुकी है। और यहीं दूसरी ओर जब यूनर और बाकी के लोग मास्टर याओलाओ को यहाँ पर आते हुए देखते हैं ना तो वहाँ पर वो एक राहत की सांस लेने लगते हैं। अब इतने मास्टर याओलाओ को बताया जाता है जो कि गुयू की ओर देख रहे होते हैं और फिर वो गुयू से कहते हैं कि गुयू, आप एक पुराने लेवल के योद्धा हो, मतलब कि पुरानी पीढ़ी की योद्धा हो और आप आपकी पावर के हिसाब से एक नई पीढ़ी पर हमला कर रहे हो, मतलब कि नई पीढ़ी वाले लड़के पर हमला कर रहे हो। क्या तुम्हें कोई शर्म नाम की चीज नहीं है जो मुंह उठाए और नई पीढ़ी पर बेहिचक होकर हमला कर दिया? क्या तुम्हारा इस सेंटर फ्लेम में कोई इज्जत वगैरह नहीं है जो ऐसी बेशर्म हरकत कर रहे हो? अब जैसे यहाँ पर गुयू मास्टर याओलाओ की बातें सुनता है ना तो गुयू चलता है तो वो भी हमारे मास्टर याओलाओ से कहने लगता है कि बेशर्म,
ये क्या होता है मेरे हून कबीले में? इस शब्द का कोई मतलब ही नहीं है। हम सिर्फ अपने मिशन पर फोकस देते हैं। अब चाहे हमारा मिशन करने के लिए हमें किसी भी कीमत पर जाना पड़े, हम सिर्फ हमारे मिशन को देखते हैं बस। और भाई साहब यह कहकर गुयू यहाँ पर हंसने लगता है और वहाँ पर मास्टर यालाओ से ये भी कहता है कि तुम्हारा मुझसे एक कहने का कोई भी मतलब नहीं बनता, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर अपनी बेशर्मी नहीं छोड़ूंगा। सॉरी ये मैंने मेरी ओर से कह दिया। अब जैसे यहाँ पर गुयू की आवाज मास्टर यालाओ सुनते हैं ना, तो वो भी गुयू से कहने लगते हैं कि ठीक है, मैं जानता हूँ कि तुम किस प्रकार के बंदे हो और किस प्रकार अपनी शर्म को एक तरफ रख देते हो। मैं तुम्हारी ये हरकतों को अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन तुम ऐसा क्यों नहीं करते? युवा पीढ़ी के साथ लड़ाई न कर तुम मेरे साथ एक हाथ क्यों नहीं कर लेते? मतलब कि ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं लड़ते? अब जैसे यहाँ पर गुयू ये दिखता है कि याओ चैन उससे लड़ना चाहता है, तो यहाँ पर गुयू थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर गुयू अच्छी तरह से जानता है कि याओ चैन भी अब बानसेंग लेवल पर पहुंच चुका है। और तो और यदि यदि गुयू पूरी तरह से अपनी शक्तियों को रिकवर करने के बाद मास्टर याओलाओ से लड़ता ना, तो शायद वो याओ चैन से जीत सकता था। लेकिन अब तो वो बुरी तरह से जख्मी भी है और तो और उसने अपनी अधिकतर शक्तियों का उपयोग कर लिया है। और अगर इस स्थिति में वो मास्टर याओलाओ से लड़ेगा, मतलब कि याओ चैन से लड़ेगा, तो उसके जीतने के चांसेस मात्र 30% ही हैं। इसलिए अब यहाँ पर गुयू चलता है तो हमारे मास्टर याओलाओ से कहने लगता है कि याओ चैन तुम्हें इतना अहंकारी नहीं होना चाहिए। मेरे हून कबीले के विशेषज्ञ ऐसे नहीं है जिसकी तुलना तुम्हारे पोलन स्टार पवेलियन से की जा सके। अगर मैं चाहूँ तो हून कबीले से किसी बुड्ढे को यहाँ पर बुला सकता हूँ, तो आप इस स्थिति में क्या कर सकते हैं? और भाई साहब यह कहकर यहाँ पर गुयू चलता है तो जोर जोर से हंसने लगता है। अब भाई साहब यहाँ पर गुयू यह कहकर हंसता ही है, तभी मास्टर याओलाओ के पीछे से आवाज आती है कि यदि आप संख्या के आधार पर लड़ना चाहते हैं तो मेरा गु कबीला आपसे नहीं डरता। और भाई साहब ये आवाज आती है तभी हम देखते हैं कि यूनर मास्टर याओलाओ के पीछे आ चुकी है। अब इतने में यूनर चलती है तो मास्टर याओलाओ के थोड़ा पीछे आती है और आने के बाद अपनी स्टोरेज अंगूठी से एक जेट टोकन निकालती है। अब इतने में जेट टोकन निकलता ही है, तब यूनर चलती है तो इसे तोड़ देती है। अब जैसे ये जेट टोकन टूटता है ना, तो यहाँ पर एक उतार चढ़ाव होता है और एक पोर्टल ओपन होता है। अब जैसे ये पोर्टल ओपन होता है ना, तो इस पोर्टल से एक बुजुर्ग व्यक्ति बाहर निकल कर आता है। मतलब कि ये बुड्ढा बाहर निकलने से पहले इस बुड्ढी की यहाँ पर हंसी सुनाई देती है, हा 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 हा। फिर इसके बाद ये बुड्ढा बाहर निकल कर आता है। अब जैसे ये बुड्ढा बाहर निकल कर आता है तो हमें दिखता है कि ये और कोई नहीं बल्कि एल्डर टोंग होते हैं। और यहीं दूसरी साइड जब हमारा जान यहाँ पर एल्डर टोंग को दिखता है ना, तो उसके चेहरे पर भी थोड़े अजीब से इंप्रेशन आ जाते हैं। हालांकि हमारा जान एल्डर टोंग से गु दायरे में पहले ही मिल चुका है, मतलब कि गु क्षेत्र में पहले ही मिल चुका है। अब इतने में एल्डर टोंग बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद यहाँ पर हमारे जान की ओर देखते हैं और फिर हमारे जान से कहते हैं कि जान हम फिर से मिल गए। अब ये जान की ओर देखकर ये कहती है और इनकी नजर जान पर पड़ती है तो ये एकदम हैरान हो जाते हैं जान को देखकर। हालांकि ये सिर्फ एक पल के लिए हैरान होती है कि जान इतने कम समय में अपनी पावर को इस तरीके से बढ़ा देगा, इसलिए यहाँ पर थोड़े हैरान हो जाते थे। अब इतने में एल्डर टोंग चलती है तो जान से नजर हटाकर मास्टर याओलाओ की ओर देखने लगते हैं। अब जैसे ही एल्डर टोंग मास्टर याओलाओ की ओर देखते हैं ना, तो वहाँ पर मास्टर याओलाओ से कहने लगते हैं कि आप शायद याओ जुनजे होंगे जिसके नाम से पूरा सेंटर फ्लेम कांपता था, लेकिन आप अब वर्तमान स्थिति में याओ जुनजे नहीं बल्कि संत याओ कहलाने के लायक हो। मतलब कि संत याओ कहना आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, सॉरी मतलब कि अच्छा लगेगा। और फिर क्या इसी अच्छेपन के साथ साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। और हाँ, अब आपको मुझे कमेंट कर बताना है कि भाई अब यहाँ पर एक युद्ध होगा या फिर राजीनामा होकर सब अपने अपने घर चले जाएंगे। खैर कोई नहीं, इसके बारे में अब आपको अगली वीडियो में जानने को मिलेगा। लेकिन हाँ, वीडियो को खत्म करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? क्योंकि जल्द से जल्द हमें एक टारगेट पर पूरा पहुंचना है, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो फिर क्या, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड